हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पे मैं कपिल सांडिल्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद यही रखते हैं आपसे। एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी पढ़ाई डेली रूटीन से कर रहे हैं, रोजाना पढ़ते हैं अपने सपनों के लिए, ठीक है, अपनों के लिए, ठीक है, अपने माँ बाप के आंखों में चमक देखने के लिए। जब आपकी आपको सफलता मिलेगी तो आपके जो रिलेटिव है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बंधु है, वो कितनी खुशी से जो है उनकी आंखों में चमक आएगी और आपकी आंखों में भी वो चमक देखना चाहते हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, रोजाना डेली रूटीन से पढ़िए, डेली टारगेट बनाइए और डेली टारगेट को अचीव भी कीजिए। अगर डेली पढ़ेंगे तो फिर महीने का प्लान तो अपने आप ही बन गया ना। आप डेली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पूरे महीने भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। इस क्लास में आपको जो कंटेंट दिया गया है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ये आपके लिए यूजफुल होगा किस किस एग्जाम के लिए। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस में भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले तो इसमें ईवीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप केवीएस के किसी भी एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो जीएस सेक्शन का पार्ट आता है उसके लिए, और खास तौर से अगर आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी यूजफुल होगा। इसके अलावा अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की किसी भी एग्जाम की, पीआरटी में तो है ही है, ठीक है, पीआरटी में तो एलिजिबल होगा ही। टीजीटी या पीजीटी का अगर पार्ट कर रहे हैं तो जनरल पेपर जो पार्ट आता है उसमें भी ये यूजफुल होगा। एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल होगा, और स्पेशली टीजीटी एसएसटी के लिए तो जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है ये उसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूजफुल क्लास रहेगी इन सभी चीज़ों की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं उन सभी के लिए, ठीक है। वैसे ये जीएस का सेक्शन है, कोई दूसरे एसएससी वगैरह की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। पाक जल डमरू मध्य भारत को खालिस्तान से अलग करता है। पाकिस्तान, चाइना, अंडमान आइलैंड या श्रीलंका। स्ट्रेट क्या होता है? दो वाटर बॉडीज के बीच में जो है, सॉरी, दो लैंड बॉडी के बीच में, ये लैंड है और एक लैंड ये भी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वाटर इनको जोड़ता है इसे कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट, या इसे हिंदी में जल संधि भी कहते हैं। ऐसी संधि जो जल की बनी हुई है और दो लैंड मास को जोड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका और भारत। भारत का जो साउदर्न पॉइंट आप देखते हैं तो यहाँ से आपको श्रीलंका दिखाई देती है, तो बीच में ये जो पानी है इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। एक और क्वेश्चन होता है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। तो देखिए फिर से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। खाड़ी क्या होती है? ऐसा समुद्र जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, तो लगभग जमीन से घिरा हुआ एरिया, यहाँ से भी और यहाँ पर भी आइलैंड बने हुए हैं, तो ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। ये पानी जो है ये तो पाक स्ट्रेट था, लेकिन ये जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है, बे ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। दिस आल्सो सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली माउंटेन्स लोकेटेड। कौन सी स्टेट के अंदर अरावली माउंटेन्स, अरावली पर्वत स्थित है? जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं ना, डार्क में थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अरावली माउंटेन्स अगर आप देखते हैं भारत में, राजस्थान में आपको मिलेंगी, और ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है। इस अरावली माउंटेन्स के इस तरफ डेजर्ट का एरिया है, वेस्ट की तरफ इसके डेजर्ट का एरिया है, ठीक है। यानी कि जो भारत का एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार, और ये अरावली माउंटेन जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। बनी तो ये भी ऐसे ही थी जैसे कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जैसे आज के टाइम पे हिमालय बना है बिल्कुल वैसे ही बनी है भी, लेकिन हिमालय काफ़ी नया बना हुआ है इसलिए उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। नवीन वलित पर्वत, ठीक है, फोल्डिंग से जो बना है, और वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है इसलिए वो काफ़ी घिस चुकी है, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। अरावली पर्वत कहाँ पर है ये आपको हमने बता दिया कि ये राजस्थान में है। सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज व्हाट। ब्रह्मपुत्र का सोर्स कहाँ है? रिवर टॉपिक से लिया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर आप सभी जानते हैं कि भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है, भारत से नहीं ओरिजिनेट होती, भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती है,
और उसमें भी जो चाइना का तिब्बत का एरिया है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से एग्जैक्टली नहीं पर उसके पास से, ठीक है। इसने कहा समवेयर नियर तिब्बत। तिब्बत तो बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है वो सारा तिब्बत का एरिया है। तो समवेयर नहीं, हम एग्जैक्ट लोकेशन, पिंडर ग्लेशियर से तो पिंडर नदी निकलती है और ये पिंडर ग्लेशियर भी, ये तो भारत के अंदर उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और वो नदी बाद में अलकनंदा में जो मिल जाती है उत्तराखंड में, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा सही आंसर मानसरोवर लेक के पास है, पंजाब से भी नहीं निकलती है, पंजाब से तो इसका रास्ता भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से बह के चलती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांगपो कहते हैं। उसके बाद जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करेगी तो वहाँ इसको दिहांग कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब असम में एंटर करेगी तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन अगर ये बांग्लादेश में एंटर कर दे तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल समझ में आया होगा। द मैकमोहन लाइन इज बिटवीन, बाउंड्री बिटवीन, किस किस कंट्री के बीच में मैकमोहन रेखा जो है किस किस के बीच में है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो है डूरन नहीं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी और यही 1947 में भारत और बांग्लादेश के बीच में भी खींची गई थी रेड क्लिफ, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो इसलिए ये दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा चाइना। मैकमोहन जो लाइन है वो चाइना और इंडिया के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिटिश काल में ही खींची गई थी, ये भी 1914 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल हार्बर? कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरली बना हुआ है, उसको थोड़ा बहुत हमने चलो थोड़ा कर दिया उसको, लेकिन पहले से ही वो बना हुआ है। आप देखते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट है भारत का वो काफ़ी कटा फटा है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं वो वेस्ट कोस्ट की तरफ मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा पास में है टू द कोस्ट के पास में। देखिए ये कम रास्ता है, ये ज़्यादा रास्ता है, तो इसकी वजह से ये जो रिवर जाती है ये कम स्पीड हो जाती है जाते जाते, लेकिन ये यहाँ से जो रिवर नीचे उतरती है वो तेज़ी से तट को काट देती है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको दिखाई दे रहा है एक बंदरगाह मुंबई, ठीक है। ये विशाखापत्तनम तो ईस्ट कोस्ट पे है, ये भी ईस्ट कोस्ट पे है और ये भी ईस्ट कोस्ट पे, तो मुंबई इज़ द नेचुरल हार्बर। इसके पीछे लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टेड? कौन सा पेयर सही नहीं है? न्यू मोर आइलैंड इंडिया से बिलोंग करता है, ये तो बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के अंदर यहाँ पर बांग्लादेश और भारत की सीमा के पास समुद्र में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोर आइलैंड, ठीक है। पहले इंडिया और बांग्लादेश का इस पर डिस्प्यूट था, बांग्लादेश भी इसको क्लेम करता था, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने फैसला भारत के हक में दिया है, तो न्यू मोर आइलैंड भारत का हिस्सा है। हरिकेन चाइना में आता है। डोलड्रम क्या है? देखिए 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस एरिया में बहुत शांति सी रहती है, ज़्यादा तूफान वगैरह नहीं आते। दिस एरिया इज कॉल्ड एज डोलड्रम। तो इक्वेटर हो गया, ये भी ठीक है इसका मतलब। उसके बाद हमें निकालना कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। ट्रेड विंड्स, विंड विच ब्लो टुवर्ड इक्वेटर, बिल्कुल ट्रेड विंड जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ से, ये जो है देखिए ऐसे करके आपको जाती हुई दिखाई देगी। किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये भी ठीक है। तो हरिकेन ही गड़बड़ है। हरिकेन जो है वो अटलांटिक ओशियन में आते हैं, जबकि चाइना पैसिफिक ओशियन के किनारे पर है। तो अटलांटिक ओशियन के अंदर हरिकेन आते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। कैरिबियाई द्वीप है, वहां पर हरिकेन आते हैं, ये बहुत जबरदस्त तूफान होते हैं हरिकेन। वेयर आर द लेप्चाज मेनली टू बी फाउंड स्टेइंग? लेप्चा जनजाति भारत में कहाँ पर पाई जाती है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में इंडिया फिजिकल पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक गुजर बकरवाल का नाम आपको दिखाई देगा वहाँ पर, गुजर बकरवाल, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं। उसके बाद आपको लद्दाख के एरिया में, उसके बाद
आपको लेपचा जनजाति का जिक्र मिलेगा जब आप माउंटेन्स पढ़ेंगे। तो लेपचा जनजाति सिक्किम के अंदर है, ध्यान रखेंगे। सही आंसर हमारा सिक्किम, ठीक है। बाकी नहीं है ये। यहाँ मिजो मेघालय, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं। यहाँ तो गारो खासी जयंतियाँ ये जनजाति हैं, तो ये मेघालय में तो ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश में जितने भी तरह के पहाड़ आपने पढ़े हैं, जैसे अबोर, मिसमी, मिसी और मिसमी, डफला, ये पहाड़ियाँ भी हैं और ये पहाड़ियों का नाम जनजातियों के ऊपर ही पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपतानी ट्राइब भी मिलती है। आपतानी ट्राइब में महिलाएं बहुत नाक में जो वो पहनते हैं ना, बाली पहनते हैं नाक में, काफ़ी बड़ी पहनते हैं ताकि वो बदसूरत लगे। क्योंकि प्राचीन काल में, पुराने टाइम पे क्या होता था कि आसपास के कबीले, दूसरे कबीले के लोग महिलाओं को अगवा कर लेते थे, ठीक है, उनकी सुंदरता की वजह से। तो उन्होंने बहुत बदसूरत दिखने के लिए वो पहनना शुरू किया, ठीक है। तो आपतानी ट्राइब भी वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिया? भारत का पहला प्लान सिटी, ऐसी सिटी जिसको प्लानिंग करके बनाया गया, ठीक है। वाराणसी, श्रीनगर, पुणे और चंडीगढ़। देखिए आपको अगर प्लानिंग की बात आती है तो या तो आप हड़प्पा की तरफ जाएंगे, और हड़प्पा में आप जो शहर नहीं देख पा रहे हैं, इनमें से कोई भी शहर आप हड़प्पा में नहीं देख पा रहे थे, तो अब हमें हड़प्पा की नहीं सोचनी है। उसके बाद जो प्लानिंग की गई है वो 1947 के बाद की गई है। लेकिन वाराणसी जो शहर है वो पुराना शहर है, तो ये कट जाएगा। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, ये भी कट जाएगा। पुणे भी पुराना है, पेशवा के टाइम से ही पुणे जो है आप सुनते आए हैं। तो अब चंडीगढ़ रह गया। चंडीगढ़ जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है कि उस समय प्रधानमंत्री थे, और चंडीगढ़ भारत की पहली प्लान सिटी है, और इसका डिजाइन बनाया था ली कार्बूजियर ने। ठीक है, ली कार्बूजियर नाम के व्यक्ति ने इसका डिजाइन बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वेरी वायलेंट एंड सीरियस टाइप ऑफ विंड विच ब्रिंग ए लॉट ऑफ डिजास्टर? कौन सी अत्यधिक हिंसक और गंभीर प्रकार की हवाओं का नाम है जो बहुत आपदाएं लाती है? ट्रेड विंड, हरिकेन, सीरस या स्ट्रेटस? देखो सीरस जो है ये क्लाउड का टाइप है, तो ये हाई क्लाउड होते हैं, सबसे ऊपर जो क्लाउड होते हैं हाई क्लाउड, उनका वो सीरस कहलाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा चमकीले भी होते हैं, जैसे सीरस तारा जो है चमकीला है, वह सबसे ज़्यादा चमकीले भी यही होते हैं। तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, हवा नहीं है। स्ट्रेटस इज आल्सो ए काइंड ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड, तो ये दोनों ऑप्शन कट ही गए हैं। अब इसने कहा कि हिंसक हवा। ट्रेड विंड जो है वो चलती रहती है। देखिए जब जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी ट्रेड विंड चल रही है, ठीक है। ये बहुत स्लो चलती है, परमानेंट है, ये चलती रहती है। तो आपको ट्रेड विंड में हिंसकता नहीं दिखाई देगी। हरिकेन है जो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ कैशू नट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेजर कैशू नट ग्रोइंग स्टेट? अगर आपने सोइल्स पढ़ी हैं तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। सोइल्स ऑफ इंडिया पढ़ी हैं और कौन सी सोइल किसके लिए अच्छी है ये आपको पता है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भारत सरकार ने काजू का निर्यात बढ़ाने का फैसला किया, तो कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य नहीं है? तो यहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी मिलती है, और ये लेटेराइट मिट्टी हमेशा जो वेस्टर्न घाट है ऊंचे स्थानों पर मिलेगी, और ईस्टर्न घाट, ठीक है। वैसे तो हिमालय भी बहुत ऊंचा है, हिमालय के पर्वत भी बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए हाई टेम्परेचर और बहुत सारी बारिश भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर, बहुत सारी बारिश, टेम्परेचर हिमालय पे इतना नहीं होता, तो हिमालय ऑप्शन से कट जाएगा। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का एरिया देखें तो आपको गोवा भी मिल गया, केरला भी मिल गया और आंध्र प्रदेश भी मिल गया। उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेरी मेजर कैशू नट ग्रोइंग स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर काजू की खेती जो होती है ना वो लेटराइट मिट्टी में होती है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखना है आपको। मिट्टी सॉइल ऑफ इंडिया का टॉपिक आपने देखा है, उसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर? कश्मीर के कोल्ड क्लाइमेट में कौन सी चीज बोई जाती है? जूट, सैफरन, पाम या कोकोनट? ठीक है, कोकोनट तो आप सबको पता है कि ये समुद्र के किनारे ही होता है, इसके लिए बारिश की जरूरत होती है, तो कोकोनट जो है कश्मीर में तो होगा नहीं। पाम ऑयल भी आप वहीं पे मिलेगा समुद्र के किनारे पर। जूट जो है ये भी आपको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में मिलेगा, खासतौर से आप देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल में
और असम वगैरह में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और नदियों का पानी है, पानी भरा रहता है जगह जगह, वहाँ पर जूट पटसन जो है बोया जाता है। उसके बाद रह गया सेफ्रन। देखिए जो ग्रेटर हिमालय है ना, ग्रेटर हिमालय और उसके बाद लेसर हिमालय, लघु हिमालय, इनके बीच में जो वैली है, इस वैली के अंदर नदियों के द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की गई है उसको कहते हैं करेवा डिपॉजिट। ये करेवा डिपॉजिट जो है, इनको ये फेमस है केसर की खेती के लिए, ठीक है, सैफरन की खेती के लिए। तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ आंसर मिले। द ग्रेट वन हॉर्न्ड इंडियन राइनो इज फाउंड वेयर। एक सींग वाला गेंडा, भारतीय गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में, काजीरंगा में या पेरियार में, ठीक है। कॉर्बेट जो है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में ये मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये एक सींग वाला गेंडा नहीं मिलता। कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर भी नहीं मिलता है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा हमारा। हालांकि आप सबको बहुत सारे आंसर पता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके आपको और भी चीज़ें याद हो जाएंगी। कॉर्बेट जो है भारत का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ब्रिटिश काल में बनाया गया था। काजीरंगा इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा मिलता है। पेरियार गेम जो सेंचुरी है, पेरियार रिवर भी और पेरियार ये गेम सेंचुरी भी, दोनों की दोनों आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरी इज। कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है? रावी, ब्यास, चेनाब या झेलम। आप सभी देखेंगे कि जो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखते हैं, सिंधु नदी, उसके अंदर कई सारी रिवर मिलती है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको झेलम नदी दिखाई देगी, उसके बाद चेनाब नदी दिखाई देगी, फिर उसके बाद रावी और फिर व्यास दिखाई देगी, ठीक है। तो ये दोनों रिवर, ये सारी की सारी रिवर सबसे पहले चेनाब रिवर में आके मिलती है, ठीक है। तो चेनाब जो रिवर है उसके बाद ये रिवर जाके मिलती है किसमें? बाद में सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो चेनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु नदी, सिंधु रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वाइडन्स कहाँ पर? ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वो कहाँ पर चौड़ा हो जाता है? ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या एट द मिडल, या नोवेयर, कहीं पर भी वो चौड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा, ये जो मैदान है, ये आपको मिडल में चौड़ा दिखाई देगा और साइड में जो है इतना चौड़ा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ सेम एल्टीट्यूड। सेम एल्टीट्यूड के प्लेसेस को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको तो कंटूर लाइन कहते हैं, कंटूर लाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद है इट इज 180 डिग्री मेरिडियन फ्रॉम ग्रीनविच। इस पे मैं सोच सकता हूँ, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। रीजन विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का 5 डिग्री का रीजन जो है उसे डोल्ट्रम कहते हैं। ठीक है, शांत एरिया है। नॉन ऑफ द दीज भी कट जाएगा। तो आप देखेंगे जो ग्रीनविच 0 डिग्री मेरिडियन है जो लंदन से होकर गुजरती है, उससे आप 180 डिग्री के एंगल पे पीछे जाएंगे या इस तरफ से जाएंगे तो एक ही है वो। वहाँ पर मैं पीछे की तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ, तो ये सीधी लाइन तो नहीं है। इस तरीके से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट इकट्ठी ही है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ पर देखिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पिछली तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस लाइन को क्रॉस करके इधर आता है तो उसका एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इस एरिया में आज मंडे है, तो अगर वो इस एरिया, इस लाइन को कवर करता है तो वो दिन बदल जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, और वापस आता है तो एक दिन घट जाता है। दैट इज वाई दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से डेट जो है वो चेंज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बेलाडीला फेमस फॉर? क्वेश्चन जो है ये मिनरल्स के टॉपिक से लिया गया है। बेलाडीला किस चीज के लिए फेमस है?
आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपके आंसर भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा रिकॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ओल्ड स्टूडेंट हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं। केवीएस पीआरटी में आपको ये करवाया गया है, केवीएस पीआरटी के कोर्स में ये करवाया गया है। और जो टीजीटी एसएसटी के बच्चे हैं उनको भी ये पता ही होना चाहिए। लेकिन ये एक जनरल जीएस का जो है वो है पेपर है, तो आपको सभी एग्जाम के लिए ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ अब आपको। बैलाडीला जो है इज़ फेमस फॉर आयरन और, आयरन की, लोहे की खानों के लिए बैलाडीला फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपको ये भी पता होना चाहिए। बैलाडीला की जो फेमस आयरन और की खान है वो कहाँ पर है। चलिए, छत्तीसगढ़ में ये है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की लोहे की खानें हैं। आगे देखिए, द सन राइजेज इन द अरुणाचल प्रदेश टू और बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात। जो सन है वो द्वारका में 2 घंटे बाद जो निकलता है इन कंपैरिजन टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकल जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हायर इन एलिवेशन देन द्वारका, द्वारका से ज़्यादा ऊंचाई पर है। ऐसा नहीं है, ऊंचाई के हिसाब से सन नहीं निकलता है। सिचुएटेड फर्दर नॉर्थ देन द्वारका, द्वारका के नॉर्थ में तब भी ऐसा नहीं है। सिचुएटेड फर्दर ईस्ट अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड देन द्वारका, द्वारका के कंपैरिजन में 30 डिग्री ईस्ट में है। ये हो सकता है, लेकिन इसने एक ऑप्शन और दिया, देखिए, सिचुएटेड अबाउट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द्वारका एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, वैसे तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाए अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो, लेकिन इसने क्वालिटी बढ़ा दिया आंसर में और इसने कहा है कि ये मान लीजिए यहाँ पर द्वारका अगर भारत के मैप में देखें आप, ठीक है, तो ये इसने क्या कहा कि गुजरात में से के कंपैरिजन में किसको कंपेयर कर रहा है, या अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ लॉन्गिट्यूड का लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस तो है, लेकिन अगर धरती घूमना रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूम रही है, तो पहले ये हिस्सा सूरज के सामने आएगा, ठीक है, बाद में घूम के ये हिस्सा आएगा, तो 2 घंटे का गैप बन जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव गुड रेन फ्रॉम साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ विच। कौन से मंथ के अंदर कोरोमंडल कोस्ट, सबसे पहले तो आपको कोस्ट भी पता होने चाहिए, इंडिया के कोस्ट। ठीक है, तो मैपिंग का जो पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप देखेंगे गुजरात के कोस्ट को कहते हैं काठियावाड़, उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट जो शुरू होता है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, तो आप देखेंगे कि गुजरात से लेकर जहाँ गोवा खत्म होता है उस कोस्ट को कोंकण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के पार्ट को कहते हैं कन्नड़ कोस्ट या कनारा कोस्ट, ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखा मिलेगा। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी का और तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। इस कोस्ट की बात हो रही है। यही अकेला कोस्ट है जहाँ पर विंटर में रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, विंटर मानसून जो है उससे रेनफॉल होती है, और यहाँ जो समर मानसून है उससे रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, तो विंटर कब होगी, जुलाई अगस्त में भी नहीं होगी, फरवरी मार्च। तो ये नवंबर और दिसंबर वाला पार्ट जो है, दिस इज द राइट आंसर, कोरोमंडल कोस्ट। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा राज्य जो है वो केवल सर्दी में ही बारिश प्राप्त करता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन से राज्य के अंदर केवल सर्दी में ही बाढ़ आती है, ऐसा भी पूछ लेता है। ठीक है, लक्षद्वीप आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ इंडिया मैपिंग का पार्ट है। तो लक्षद्वीप अरेबियन सी जो है उसके अंदर कुछ द्वीप आपको दिखाई देंगे केरला के आसपास। ठीक है, इसकी राजधानी कावा रहती है। तो इस लक्षद्वीप क्या है, ये आइलैंड रिजल्टिंग फ्रॉम सबमरीन अर्थक्वेक, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से बने हुए आइलैंड है, या वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनो फूट गया और उसका लावा जम गया और हाँ वो बन गया, ये है, या कोरल आइलैंड्स है, या नन ऑफ द अबव। तो ना तो ये सबमरीन अर्थक्वेक से बने हुए आइलैंड है, ना ही वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये कोरल आइलैंड्स है। और कोरल आइलैंड्स के अंदर जो है एक जीव होता है पोलिप जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसे कोरल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर एक जैसे शंख होता है वैसा एक कवर होता है। तो जब ये मर जाता है ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। एक जनरेशन
जो है ये मर जाती तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन इसके ऊपर बनती है। ऐसे करके ये जो शंख जैसी जो मजबूत सी चट्टान सी है, ऐसे करके ये आइलैंड बनता रहता है। और जब समुद्र के ऊपर तक पहुंच जाता है तो ये सारे डेड हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से मर जाते हैं। तो ये कोरल मूंगे की बनी हुई चट्टाने से बना है, मूंगे की आइलैंड है ये। मूंगे जो आप अंगूठी में पहनते हैं ना, वही वाला मूंगा है, ठीक है। कोरल से बने हुए आइलैंड है लक्षद्वीप, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। What is the most important characteristic of islands located in Arabian Sea? अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स लोकेटेड हैं उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर आर वेरी स्मॉल इन साइज, बड़े आइलैंड भी हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। दे हैव ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट क्यों होगा जब ऑलरेडी ओशियन के अंदर है, ये भी नहीं होगा। दे आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेनलैंड, मेनलैंड का एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है वो, ठीक है, मेनलैंड का ही पार्ट नहीं है वो, अलग से आइलैंड बने हुए। दे आर ऑल ऑफ कोरल ओरिजिन, वे कोरल ओरिजिन से बने हुए हैं, ठीक है, मेनलैंड का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेनलैंड इंडियाज लैंड बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्रीज इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी पड़ोसी देशों के साथ? स्थल सीमा, भू सीमा। तो भारत की दो सीमाएं हम पढ़ते हैं। एक सीमा जो है वो भू सीमा है, जो कि ऊपर के एरिया में आपको देखने को मिलेगी दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। तो दिस इज द लैंड बॉर्डर, जो ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लैंड बॉर्डर। इस लैंड बॉर्डर की लेंथ कितनी है ये पूछा है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ होगी अबाउट, अप्रोक्सीमेटली लिखा है ना 15,000 किलोमीटर, तो एग्जैक्ट लिखना है तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोस्ट की नहीं पूछी, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लैंड की पूछी। अगर आपसे लैंड की पूछे तो वो अलग हो जाएगा। इंडो गंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया आर फर्टाइल ड्यू टू, जो सिंधु गंगा का मैदान है वो किसके कारण उपजाऊ है? किस कारण से उपजाऊ? हैवी एंड टाइमली रेनफॉल एंड रेन्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या? एलुवियल सोइल ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा बहा के लेके आई जाती है, उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सोइल की क्वालिटी बढ़ जाती है और सोइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। इसलिए ही हार्ड लेबर ऑफ फार्मर से अगर कुछ हो पाता तो राजस्थान में डेजर्ट में भी लोग कर लेंगे ऐसे। तो बेटर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? एलुवियल सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ हिमालय इज लाइक व्हाट? हिमालय की आकृति कैसी है? तो हिमालय की जो प्लेट है जब बाहर से आके टकराई तो वो थोड़ा सा बीच में जो है तिब्बत के पठार के दबाव की वजह से ऐसे करके थोड़ी सी आर्क शेप में हो गई है, ठीक है। यहाँ पर तिब्बत का पठार है तो इसकी वजह से ये हिमालय थोड़ा सा बेंड आ गया है इसके अंदर, इसे कहते हैं सिंटेक्सियल बेंड। और इसकी शेप कुछ आपको आर्क टाइप की बन गई है, चाप होती है, एन आर्क टाइप की, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग लाइन भी नहीं है, स्पाइरल भी नहीं है, ठीक है। स्पाइरल तो बहुत अजीब ही हो जाएगी, तो ये तो है ही नहीं, तो आपको सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाहर कटिया ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इन वेयर? देखिए ऑयल फील्ड के लिए आपको कुछ जगह याद रखनी है, जैसे कि बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई ये अरब सागर के अंदर है, जो महाराष्ट्र का पार्ट है उसके अंदर जाकर शिवा क्रेटर, यहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा था, उस खड्डे के अंदर चीज़ें जो है नदियों के द्वारा बहा के आती रही, शिफ्ट होती रही और वहाँ तेल बन गया, बॉम्बे हाई, ठीक है। तो ये हो गया मुंबई के अंदर। और उसके बाद असम और असम राज्य है भारत का नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहाँ पर जो है यहाँ पर दो स्थान है, एक तो डिगबोई और दूसरा है नाहर कटिया जो दिया हुआ है। तो सही आंसर हमारा हो गया असम, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो इनमें कोई ऐसा स्पेशल ऑयल फील्ड है भी नहीं कि आप कंफ्यूज हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर एंड सिटीज सिचुएटेड ऑन देयर बैंक इज रॉन्ग? तो ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा रिवर से टॉपिक कभी कभी डीप भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे? देखिए सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या, ये तो आपको याद रहेगा कि रामायण आपने देखी है अगर, और तो कहते हैं श्री राम ने इसी के सरयू नदी में समाधि ले ली थी, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के ही तट पर है, ये बिल्कुल सही है।
बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पे है या विजयवाड़ा नर्मदा के तट पे है? विजयवाड़ा देखिए, आप देखेंगे ये हैदराबाद या, मैं क्लियरली रिकॉल नहीं कर पा रहा, हैदराबाद या तेलंगाना में, सॉरी तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये कृष्णा रिवर के किनारे पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर है, अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ है। ठीक है, ये अलकनंदा रिवर होगी। और इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी के किनारे पर केदारनाथ है। तो बद्रीनाथ जो है वो विष्णु का धाम है। जब विष्णु तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी जी बद्री का रूप, एक वृक्ष का रूप लेके उनकी छाया कर रही थी, तो ये बद्री के नाथ हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर केदारनाथ है। केदारनाथ शिव का धाम है, और जब यहाँ पर आकर आपस में मिलती है नदियां, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो दिस इज तो इसमें सही जो नहीं मिला है वो नर्मदा वाला ही है, क्योंकि नर्मदा तो आंध्र प्रदेश में जाती नहीं, वो तो अरब सागर में जाके गिरती है, मध्य प्रदेश से जाते हुए, गुजरात से होते हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्रू आउट द एजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ पीपल केम टू इंडिया वाया। असल में ये हिमालय का क्वेश्चन है, माउंटेन्स का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि भारत में जो है वो नॉर्थ की तरफ हिमालय ने हमें प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से ना तो कोई आक्रमणकारी आया है, ना ही यहाँ से साइबेरियन हवा आ पाती है, जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम कोल्ड से बच पाते हैं। तो एक पार्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जहाँ से पास है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत के पास से, सुलेमान पर्वत के यहाँ से, तो हमेशा द वेस्टर्न हिमालय पासेस जो हैं उनसे लोग यहाँ पर आए हैं, तिब्बत से नहीं आए, सी से नहीं आए ज़्यादा, और ईस्टर्न हिमालय पासेज से तो आएंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ऊंचे हिमालय हैं, तो इन पासेज से आए हैं। तो हमारा सही आंसर ये हो गया। ज़्यादातर जो विदेशी लोग भारत में आके बसे या शासन किया वो नॉर्थ वेस्ट के पासेज से आए हैं। ठीक है, कोल प्रोजेक्ट इज एम्ड एट व्हाट? कोल प्रोजेक्ट परियोजना जो नदी के ऊपर बनाई गई है वो किस लिए है? तो अगर वो इरिगेशन के लिए ही बनाई जाती है, ड्रेनेज एंड पावर जनरेशन, तो ड्रेनेज मतलब नहरें निकाली जा रही, तो वो इरिगेशन इसमें आ ही गया। पावर जनरेशन एंड लोड कंट्रोल, और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन, जब भी पानी को रोका जाता है तो फ्लड कंट्रोल तो किया ही जाता है, उसके बाद उस पानी को इरिगेशन के लिए डाइवर्ट किया जाता है, और फिर पावर जनरेशन, जब पानी इकट्ठा हो गया है तो उसको टर्बाइंस पे गिरा के बिजली भी बनाई जाती है। तो डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्सेज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ विच? नर्मदा अपने सोर्सेज से जो है ओरिजिनेट करती है, कहाँ पर है वो सोर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पहले देखिए, ज़्यादातर पेनिनसुला की भारत के जो प्रायद्वीप है उसकी नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन दो रिवर हैं जो कि अरब सागर में जाके, अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नर्मदा रिवर है और एक तापी। नर्मदा जो रिवर है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में करवाई गई हैं। तो आप सभी बच्चे जो नए जुड़े हैं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वालिटी, अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी तो कंटेंट आपको दिख रहा है कि हम क्वालिटी कंटेंट के साथ 30 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद बेल आइकन भी दबा लीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो कोई क्लास मिस नहीं होगी और रेगुलर स्टडी बनी रहेगी। और देखिए, टाइम लिमिट के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको रिवाइज करवाएगा। और साथ ही साथ आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करके आप अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके परिवार में, उनको आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर ये कंटेंट के रूप में तैयारी करना चाहते हैं तो KVS PRT के लिए या DSSB PRT के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास है। अगर आप प्राइमरी टीचर KVS की तैयारी कर रहे हैं और DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो प्रॉपर पूरा कंटेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। तो आपको पूरा थ्योरी कंटेंट कोर्स अगर करना है तो आप KVS PRT का हमारा कोर्स है, द फीडियाज एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए। द फीडियाज एकेडमी की ऐप डाउनलोड करके आप हमारे KVS PRT के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अभी उस पर 30% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
ठीक है। टेलीग्राम चैनल में कूपन कोड आपको मिल जाएगा, वहाँ उस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। DSSB PRT का भी कंप्लीट कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा अगर आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जनरल पार्ट जो होता है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप उस कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हैं, हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप खुद से तैयार करें। हाँ, सब्जेक्ट में भी कुछ हद तक TGT SST वालों के लिए मैं क्लासेस यहाँ यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ, तो आप उसको जो है रेगुलर करते रहिए, आपका सब्जेक्ट में काफ़ी पकड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे डेली जो है क्विज हो रहे हैं। अभी 1-2 सब्जेक्ट के क्विज हो रहे हैं, उसके बाद जो है और सब्जेक्ट के क्विज भी जो है क्विज बोर्ड आपको दिए जाएंगे, डेली आपके टेस्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेट इन इंडिया? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सा नहीं है, सॉरी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट जो है इन्वॉल्व की गई है? तो मतलब हमें वो छांटना है जिसमें बस एक ही स्टेट इन्वॉल्व की गई है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन तो कई स्टेट से मिलकर बना हुआ है, भाखड़ा नांगल हिमाचल पंजाब दोनों से। सरदार सरोवर भी बना हुआ है, इसके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो है स्टेक होल्डर है। नागार्जुन सागर है जो कि तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना में भी ये किसके ऊपर बनाया गया है, कृष्णा रिवर के ऊपर। तो ये किसी और स्टेट का इस पे स्टेक होल्डर नहीं है। तो बाकी सारे तो हैं, ये वाला नहीं है। विच इज नॉट ए मल्टीपर्पज, कौन सा नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व है? तो इसमें एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये मल्टीपर्पज तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पोर्ट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन से, अब देखिए कोस्ट ही पढ़ रहे हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस में। कौन से 3 पोर्ट हैं जो कि ईस्ट कोस्ट पर हैं? ठीक है, अब देखिए मुंबई तो वेस्ट कोस्ट पे है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये ऑप्शन कट गया। मुंबई यहाँ भी दिया है तो आप इसको भी एलिमिनेट कीजिए। फिर अब पारादीप, काकीनाडा और नागापत्तनम, तो इसको आप थोड़ा सा अगर ना भी पता हो तो आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। मछलीपत्तनम तो ठीक है, लेकिन कांदला पोर्ट जो है वो गुजरात में है। ठीक है, कांदला पोर्ट जो है, जो टाइडल पोर्ट है, जो गुजरात के अंदर है। कराची जब पाकिस्तान में चला गया था तो उसका अल्टरनेटिव कांडला को बनाया गया था, तो ये भी कांडला गुजरात भी वेस्ट में ही हो गया, तो इन्होंने ईस्ट पूछा है तो इसको काट दीजिए। आपका आंसर आ रहा है पारादीप जो है वो उड़ीसा के अंदर है, उसके बाद काकीनाडा जो है वो आप देख सकते हैं, और फिर नागपत्तनम। ये सारे के सारे आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट जरूर करके बताइए। आप कमेंट करके व्यू देते हैं तो हमें भी लगता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, तो कमेंट बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, तो कमेंट करके अपने व्यूज जरूर दीजिए हमें। ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट करें, क्या किस तरीके से क्लासेस लाएं, वो सारी चीज़ें आप बताइए। इसके अलावा KVS PRT या DSSB PRT कोर्स में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपको एनरोल करने में कोई दिक्कत है तो आपको हेल्प की जाएगी, टेलीग्राम चैनल में अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ फ्री डेमो क्लासेस भी हैं KVS PRT की, DSSB की, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि 15 से 20 क्लासेस हर सब्जेक्ट की जोड़ के देखें तो 15 से 20 क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, डेमो क्लासेस। उस कोर्स में वो क्लासेस आप अगर कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते तो डेमो क्लासेस दे सकते हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन डेमो क्लासेस को देख के एक बार क्वालिटी देखिए और फिर कंटेंट को आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स के क्या फीचर हैं वो कोर्स के फीचर के जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ताकि आप बच्चों को और जो ज़्यादा विजन मिले। ठीक है, और हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम कंटेंट में क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी हमारी चीज़ें डिले हो जाती है, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज़ है KV की, ठीक है, वो डिले हो रखी है। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एक मिनिमम अमाउंट सीरीज़ बच्चों को ही लेना चाहते हैं, तो एक ऐसा नॉमिनल अमाउंट तो हम जरूर रखेंगे, तो फ्री टेस्ट सीरीज़ तो नहीं देंगे हम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं टेस्ट सीरीज़ फ्री दे दीजिए, या फिर गूगल जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं, वो गूगल फॉर्म पे जो दिए जा रहे हैं वो आपको फ्री चाहिए, या तो वो सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है, कोर्स में कुछ फैक्ट रह जाते हैं तो हम उसको इसके थ्रू भी कवर करते हैं और बच्चों को टॉपिक वाइज तैयारी करवाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल तभी होंगे जब आप कोर्स में एनरोल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो आपको सेपरेट नहीं दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको जो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ही दिया जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि आप अगर KVS की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अभी NVS को मैंने एनालाइज नहीं किया इतना, इसलिए इस पर मैं बात नहीं करूँगा।
केवीएस या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या एईईएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं किसी एक चीज़ की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। हम हर आपके लिए जितने ऑप्शन हैं उन सब ऑप्शन को आपको कहते हैं कोई ऑप्शन मत छोड़ो। आप कट्टर मत बनो सोच में कि मैं तो बस एईएस में ही जाऊंगा या मुझे डीएसएसबी में जाना है या केवीएस में। जो भी जॉब मिलती है पहले ले लो, उसके बाद बाकी जॉब में तैयारी करोगे तो आपको आपका डिजायर्ड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए हम सारे ही ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज कहूँ कि मैं बस डीएसएसबी की तैयारी करवाता हूँ और 2 दिन बाद मैं आपको फिर केवीएस करवाने लग जाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को सारे ऑप्शन को एनालाइज करना चाहिए, बच्चों के रास्ते ज़्यादा होने चाहिए, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, बदलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ। आपके साथ काफ़ी लंबी क्लास रही। आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। और आप जो बच्चे कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल में छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर के लिए लड़ते रहिए, अपने लिए लड़ते रहिए। ठीक है, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप ही काम आएंगे, कोई और नहीं आने वाला है। ठीक है, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता खुद करते हैं। ठीक है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। ठीक है, तो किस्मत अपनी चमकानी है तो मेहनत में रंगत लेके आइए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।